वेलकम बैक इन एएससी क्लासेज फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स के इस क्लास में प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, जो हमारे 12th के क्लास का सबसे लास्ट चैप्टर है। सेकंड बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। 13 नंबर चैप्टर है आपका, तो यहाँ पर 13 प्रोबेबिलिटी लिख दिए। इसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसे तो आप कोर्स के अनुसार प्रोबेबिलिटी कुछ मिडिल क्लास में भी जाने हैं, कुछ 9th-10th में भी जाने हैं, 11th क्लास में भी आकर के प्रोबेबिलिटी जाने हैं, 12th में भी पढ़ना है। लेकिन 12th में जो प्रोबेबिलिटी है हम लोगों का थोड़ा सा बाकी की प्रोबेबिलिटी से कुछ अलग स्टैंडर्ड का है, हाई स्टैंडर्ड का है। इसमें कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली शुरुआत जो होती है, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है 12th लेवल पर, वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रोबेबिलिटी तो हम लोग देखे हुए थे, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की क्या बात हो गई। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी का सिंपल मीनिंग आप जानते हैं, पॉसिबिलिटी। कोई काम हुआ नहीं है, उसके होने का चांस है, तो चांसेज कितना है उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं मैथमेटिकली। जैसे अगर कहते थे कि अगर कोई काम के होने का 100% चांस है, कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, तो 100% चांस का मतलब क्या हुआ कि 100/100 फ्रैक्शन में वो जब उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 100/100, तो 100/100 कट करके 1 आ गया, यानी प्रोबेबिलिटी का अगर किसी ऑकरेंस के होने का कंप्लीट चांस है, श्योरिटी है, तो उसको हम कहेंगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। उसी तरीके से अगर कोई चांस ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, तो उस कंडीशन में 0% चांस हुआ, तो 0% चांस को हम बोलते थे कि 0/100 यानी 0। ये भी आप जानते हैं पहले से कि कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकता, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जबकि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कन्फ्यूजन के कारण, चूँकि जनरली प्रोबेबिलिटी पर लोग ध्यान नहीं देते हैं और नहीं ध्यान देने के कारण उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, तो जानबूझ करके उसमें मिस्टेक कर देते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। और कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट हम लोग कॉपी चेक करने भी जाते हैं सीबीएसई में, तो वहाँ देखने को मिलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बनाते हैं कि प्रोबेबिलिटी में उनका न्यूमरेटर ही ज़्यादा हो जाता है, डिनोमिनेटर कम हो जाता है, यानी पूरे प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी तो माइनस में भी देखने को मिल जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, सेल्फ चेकिंग का ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी किसी भी कंडीशन में कोई भी फार्मूला लगा करके आप बना रहे हैं, अगर प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ का आप निकालें, चाहे जैसे भी, अगर वो वैल्यू आपका निगेटिव में आ रहा है या 1 से ज़्यादा आ रहा है, तो बिना कोई सोचे समझे आपको ये डिटरमाइन कर लेना है कि हमारा क्वेश्चन जो हम सॉल्व किए हैं वो गलत सॉल्यूशन है, उसमें मिस्टेक है। तो चेक कीजिए, उसमें दूसरे को दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम लोग अब कंडीशन की बात करते हैं, तो जैसे जनरली हम लोग नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात करते थे। ई कोई इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को हम लोग लिखते थे कि नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस का मतलब क्या हुआ कि ई का फेवरेबल आउटकम्स अब बटा सैम्पल स्पेस का जितना आउटकम्स है उसको रखिए, आ जाता था। लेकिन जब कंडीशनल की बात करते हैं तो अगर हम लोग लिखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है E/F, तो E/F का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो E एंड F दोनों इवेंट हैं। E एंड F सैम्पल स्पेस के सबसेट हैं, यानी इवेंट्स हैं। तो अगर E और F इवेंट हुआ, उसमें F ऑलरेडी अकर्ड है, हुआ है, तो E के होने का चांस क्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे E और F में कुछ कॉमन बातें हो सकते हैं, कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, और उस कंडीशन में गिवन है कि F आपका ऑलरेडी हुआ है, तो E के होने का चांस क्या है। एक कॉमन एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं कि एक आदमी के पास जैसे छाता है, एक आदमी के पास रेन कोट है, एक आदमी के पास कुछ नहीं है। तो अब कह रहा है कि बारिश हुई है, बारिश हो रही है, तो ये ऑकर्ड है कि बारिश हो रही है,
तो बारिश हुई है और उस बारिश में निकला हुआ है आदमी, तो उसके भीगने का चांस क्या है? उसके एक के पास छाता है, एक के पास रेनकोट है, एक के पास कुछ नहीं है, तो भीगने का चांस है। जो जिसके पास कुछ नहीं है वो भीगेगा। जब बारिश हुई है, तीनों चले हैं, तो जो खाली है वो ज़रूर भीगेगा। तो उसका चांस हो गया 1/3, क्योंकि एक भीगा हुआ है, 3 थे टोटल, 3 चांसेस था। अगर नहीं भीगने का चांस है तो जिसके पास छाता है उसका यूज कर सकता है, या फिर रेनकोट का यूज कर सकता है कि चांस है कि वो नहीं भीगा होगा, यानी नहीं भीगने का चांस 2/3 हो गया और भीगने का चांस 1 हो गया, 1/3। तो इस तरह की कॉमन लैंग्वेज में जो एग्जाम्पल देखें हम कि एक घटना हुई है और उससे रिलेटेड कोई दूसरी घटना है, तो उसके होने का क्या चांस है, तो इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F से डिनोट करते हैं। और इसी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ एफ। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं, इसके बाद इसके क्वेश्चन पर आएंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं कि इफ E एंड F आर 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विथ द सेम सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E given that F has already occurred, that is probability of E/F is given by the probability of E/F equals to probability of E intersection F, दोनों का कॉमन इवेंट का प्रोबेबिलिटी, और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि E/F जब लिखा गया तो यहाँ E इंटरसेक्शन F है और नीचे में दिया गया किसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ F को, यानी जो यहाँ नीचे था यहाँ पर लिखा गया। अगर ऐसे ही हमको दिया जाता कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E निकालिए, तो F/E को हम कैसे लिखते? यहाँ पर देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E लिखते तो इसका मतलब होता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E, और बाई में हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F और बाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो आप क्या समझे कि F इंटरसेक्शन E हो चाहे इंटरसेक्शन F, दोनों तो बात सेम है, और बटा में E हो गया। तो हमको याद रखना है क्या कि एक इवेंट के बटा में दूसरा हो, तो PE जो नीचे वाला जो होगा वो हमेशा EC का होगा। तो यहाँ पर हमको रूल मिला क्या कि E और F का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन आएगा ऊपर, और नीचे में जो नीचे दिया गया इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी, और ये नॉट जीरो होना चाहिए, क्योंकि जब जीरो होगा तो डिफाइंड ही नहीं होगा, जानते हैं आप। फिर अब अगर हमको इस दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है और F की प्रोबेबिलिटी दी गई है तो E/F निकाल सकते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E दी गई हो तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E भी निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी के टर्म में। लेकिन बहुत कंडीशन में हमको क्वेश्चन ऐसा भी मिलता है कि उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं देकर के नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इवेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट दे दिया जाता है। तो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F है, तो अब यहाँ लिखे हुए प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F बाई प्रोबेबिलिटी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसके नंबर में सैंपल स्पेस से डिवाइड करते हैं, आपको पता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F के जगह हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F बाई नंबर ऑफ F एस, और फिर नीचे PF के जगह भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ F बाई नंबर ऑफ एस। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F बाई नंबर ऑफ F बचा। यानी आपको नंबर दिया हुआ है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या नंबर ऑफ पेज से डिवाइड करके फिर इस रूप में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं। तो हमारे लिए आसान होगा कि नंबर दिया हो तो डायरेक्ट इसका यूज करेंगे, अगर प्रोबेबिलिटी दी गई हो तो इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद तो हम लिखे फाइनली कि दैट इज P प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F बाई नंबर ऑफ F, और नंबर ऑफ F का वैल्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ F जीरो होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन बनाने में काम में आएंगे। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ S/F इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F/F, तो दोनों का 1 हो जाएगा। क्यों?
तो जब ई और एफ दोनों एक ही सैंपल स्पेस एस के इवेंट होंगे तो आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन हमेशा छोटा वाला वैल्यू होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और एफ निकालने हैं तो ई और एफ तो आपके सैंपल स्पेस के ही पार्ट होंगे। तो एस इंटरसेक्शन एफ जब ऊपर निकालेंगे तो एस इंटरसेक्शन एफ इसमें यूज करेंगे नंबर में चाहे इसमें, तो ऊपर वाला भी एफ के बराबर हो जाएगा, छोटे वाले के बराबर, नीचे नंबर ऑफ एफ है ही तो कट करके 1 आएगा। फिर एफ इंटरसेक्शन एफ भी करेंगे तो आइडेम्पोर्टेंट रूल के अनुसार एफ ही होगा, तो नंबर ऑफ एफ बटा नंबर ऑफ एफ चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आता है। आपको उतना ज़्यादा नहीं सोचना है, आप एक लाइन में इसका याद कर लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई एफ इक्वल टू 1 होता है एक प्रोबेबिलिटी। डायरेक्ट निकालने का तो ये आपका प्रोसेस दोनों हो ही गया। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश चाहे ई नॉट भी बोलते हैं बाई एफ, तो सीधा उसका सिंपल फार्मूला लगा दीजिए कि 1 में से इसको माइनस कर लीजिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ई की और ई नॉट की दोनों का वैल्यू 1 होता था, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल्स टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो उसी तरीके से यहाँ कंडीशन का केस लगाया गया है, तो बटा में एफ है तो यहाँ भी बटा में एफ हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बाई एफ इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बाई एफ। ऐसे सिंपल में याद रखिएगा, या ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश अंडर एफ इक्वल्स टू 1 माइनस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर एफ। तो ऐसा बोलने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप सीधे बोलिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बाई एफ इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। अब इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है कि जैसे यूनियन में आप पढ़े हुए हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सीधे प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो वैसे ही हो जाएगी, सब में नंबर ऑफ ए से डिवाइड करने पर मिलता है आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो उसी तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ तो इक्वल्स टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ पर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। माने सेम कंडीशन में दोनों तरफ एफ से डिवाइड करके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप जनरेट कर लेते हैं। तो ये कुछ इसके टिप्स थे। अब हम आते हैं इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। एग्जाम्पल के क्वेश्चन का हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। उसमें एक 7 नंबर एग्जाम्पल है, तो 7 नंबर एग्जाम्पल में थोड़ा सा समझ सकते हैं, या फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आपको 15 में दिया है तो एग्जाम्पल नंबर 7 की चर्चा हम लोग 15 नंबर के क्वेश्चन में कर लेंगे। थोड़ा सा एक्सरसाइज का जो सिंपल पहले क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम्पल से रिलेटेड है उनको देख लेते हैं। तो हमारा 13.1 में ये कहता है पहला कि गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू 0.6, probability of f equals to 0.3 and probability of intersection f equals to 0.2, then find probability of e by f and probability of f by e। कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको तीनों का फॉर्मूला और e का f का और दोनों के इंटरसेक्शन का दिया हुआ है। एक बार e बाई f पूछा जा रहा है तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ e बाई ए इंटरसेक्शन f बाई में f करेंगे तो इंटरसेक्शन में आपको दिया है 0.2, बाई में f का करेंगे 0.3 तो 2/3 होगा। वैसे ही दूसरे का निकालेंगे तो 2/6 करेंगे तो 1/3 हो। 0.2 बाई 0.6 तो पॉइंट कट जाएगा, 2/6 आएगा तो 1/3 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला पर है। फिर कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल्स टू इतना एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू इतना। ये भी सेम उसी टाइप का डायरेक्ट फार्मूला से है। थर्ड में भी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल्स टू 0.4, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बी बाई ए दिया हुआ है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऊपर रहेगा, नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रहेगा। तो आपको अब इसका वैल्यू दिया हुआ है तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। जब आप इसको वैल्यू पुट करके बनाएंगे, नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू आप देंगे 0.8 तो अपना आराम से निकल जाएगा। डायरेक्ट उसी फार्मूला पर है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं
कि बी बाई ए दिया हुआ है 0.4, तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी पूछा जा रहा है, तुरंत उलट देते हैं कि 1/0.4। ऐसा नहीं होता है, पहले इंटरसेक्शन आप निकाल लेंगे। जब इंटरसेक्शन निकल जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कह रहा है, यानी ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बाई में नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। अब फिर यूनियन की बात आती है तो वही चीज़ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस यूनियन बी का होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो डायरेक्ट उससे आराम से बना लेंगे। एक चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, सॉल्व करके हम यहाँ दे रहे हैं कि इवेलुएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इफ 2PA यानी 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल्स टू 2/3। इसी टाइप का अगर ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को निकालने में दिक्कत हो तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। 3 4 लगभग एक टाइप के हैं, उसमें ऊपर में 3 में दिया हुआ है पॉइंट में, 4 में दिया हुआ है, 4 नंबर में दिया हुआ है आपको फ्रैक्शन में, हमने 4 को ऑप्ट किया। तो देखिए 2PA PA मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, PB मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 2PA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू 5/13 है। तो हम अलग अलग निकाल लेंगे, तो 2PA इक्वल्स टू जब 5/13 होगा तो PA का वैल्यू हो जाएगा 5/26 और ये आपका PB का वैल्यू तो डायरेक्ट 5/13 है। फिर दिया है कि PA/B इक्वल्स टू 2/5, तो PA इंटरसेक्शन B बाई PB होता है ना, इसका फार्मूला है, ये हो गया आपका 2/5। तो इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, ये आकर के मल्टीप्लाई करेगा यानी 2/5 इंटू PB, तो इम्प्लाइज PA इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 2/5 और PB का वैल्यू आया है यहाँ पर 5/13, 5 से 5 कटा दीजिए तो 2/13 हो गया। फिर अब PA भी निकालना है तो PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, तो PA का वैल्यू ये दिया हुआ है, PB का वैल्यू ये दिया हुआ है दोनों, अब माइनस ये इंटरसेक्शन निकाले हैं 2/13। अब इसको सिंपल किए तो 5 + 10 - 4/26 आया, घटा दिए तो आपका 11/6 आ गया। तो इस तरीके से हमने 4 नंबर को देखा। अब इसके बाद 5 नंबर में भी सेम उसी टाइप का है क्वेश्चन कि PA इक्वल्स टू 6/11, PB इक्वल्स टू 5/11, यूनियन दिया है तो इंटरसेक्शन निकालिए। तो इसी फार्मूला में जब ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है तो इसको निकाल लेंगे आराम से। इसके बाद कह रहा है कि A/B और B/A निकालिए, दोनों डायरेक्ट फार्मूला से निकल सकता है। अब 6 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स वेयर। अब उसमें 1 2 3 3 क्वेश्चन करके दिए गए हैं, तो थोड़ा सा समझना है, इसमें कुछ खास टर्म होते हैं उन्हीं को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले तो बात ये दिमाग में रखना है कि जैसे एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाए या 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाए, सैंपल स्पेस सेम होगा। तो सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस इसका लिख लेते हैं। 6 में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन है, तीनों को समझने के लिए सैंपल स्पेस हमारे लिए बहुत अच्छा जरिया होता है, अच्छा माध्यम होता है। सैंपल स्पेस अगर लिख लिया जाए तो क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो सैंपल स्पेस में जैसे हम लिखते हैं कि पहले 3 एच ले सकते हैं, इसके बाद 2 हेड, मतलब तीनों हेड हो सकता है या 2 हेड, तो 2 हेड में HHT हो सकता है, मतलब 2 हेड तो एक टेल होगा, 3 बार टॉस किए हैं तो HHT हो सकता है, फिर HTH हो सकता है, फिर THH हो सकता है, तो सब में 2 को हेड हुआ। इसके बाद एक हेड तो यहाँ पर HTT हो सकता है, THT हो सकता है, TTH हो सकता है। इसके बाद कोई भी हेड नहीं हो यानी तीनों टेल हो, तो ये आपका हो गया सैंपल स्पेस। इसको लिखना आप 10th में भी 11th में भी जान चुके हैं, यहाँ भी हमने रिवाइज कर दिया। अब कह रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए ये सैंपल स्पेस तो सबके लिए वही होगा। सैंपल स्पेस आप समझ सकते हैं, लिखना जरूरी भी नहीं है, चाहे तो लिखिए नहीं तो मत लिखिए, लेकिन हमने लिख दिया है ताकि समझने में आपको आसानी हो, क्योंकि इसी सैंपल स्पेस से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है। तो पहला कह रहा है कि E इक्वल्स टू हेड ऑन द थर्ड टॉस। तो अब इस पर हेड देखिए कि तीसरे बार में कहाँ है, तो एक यहाँ आया है और एक यहाँ आया है और एक जगह और यहाँ पर है। तो आपने लिख दिया कि हेड ऑन द थर्ड टॉस, तो HHH, HTH और THH हो गया। F कह रहा है कि हेड्स ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेज, यानी शुरू में 2 जगह हेड, तीसरे में क्या आ रहा है उसे कोई कंडीशन मतलब नहीं है। तो 2 को हेड आया है यहाँ पर, आएगो यहाँ पर, तो हमारा हो गया HHH और HHT, यानी
फर्स्ट दो पर हेड रखना है, दूसरे पर हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। इसके बाद इंटरसेक्शन की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। हमको कह रहा है कि हर केस में 6 के माने यहाँ आपका 6 से लेकर के 9 तक के हर एक क्वेश्चन में आपको E/F निकालना है। तो E/F निकालना है तो सब क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा ही इंटरसेक्शन F के नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। सैंपल स्पेस से डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं, आप नंबर से डायरेक्ट बना दीजिए। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन F की हर क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी 6 से 9 तक में, और बाई के नीचे नंबर ऑफ F की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि E/F पूछा जा रहा है। तो E/F इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन F बाई नंबर ऑफ F। तो अब यहाँ पर हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो क्लियर बात है कि ये और ये कॉमन मिल रहे हैं, तो आपका इंटरसेक्शन हो गया ही। तो इंटरसेक्शन का नंबर कितना हुआ, तो 1 है, और F का निकाल ही चुके, F में 2 आए हैं तो नंबर ऑफ F 2 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन F बाई नंबर ऑफ F, तो 1/2 हो गया। डायरेक्ट ये बहुत ईजी प्रोसेस होता है। अगर आप प्रोबेबिलिटी को में कन्वर्ट करके निकालना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर हिंट कर दिया कि और सेकंड मेथड में आप कर सकते हैं कि इंटरसेक्शन F प्रोबेबिलिटी का निकालिए, तो नंबर इफ का 1 आया है और टोटल सैंपल स्पेस 8 है तो 1/8 होगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ F है, तो F में 2 नंबर आए हैं और पूरा सैंपल स्पेस 8 है तो 2/8 करके कटाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन F बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F, यानी 1/8 डिवाइडेड बाई 1/4, तो 1/8 इंटू 4/1 हो गया। कटा देंगे तो यहाँ 2 हो गया, यानी 1/2 आपका आंसर हो गया। तो इतना लंबा प्रोसेस जाने से ज़्यादा अच्छा होता है आपका ही, तो हम आपको यही बनाने के लिए प्रीफर करेंगे। इसके बाद 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 और 11, ये 11 तक के क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पर हैं। 6 से 9 तक तो डायरेक्ट सब में E/F ही निकालना है। 10, 11 में थोड़ा सा अलग कंडीशन पर करके निकालना है, लेकिन बनेगा वैसे ही। तो हम लोग पहले 9 तक का हिंट्स देख लेते हैं। 10 और 11 आप बनाइएगा, अगर बन जाएगा तो ठीक है, प्रॉब्लम होगा व्हाट्सएप पर भेजिएगा, हम उसका सोल्यूशन दे देंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो छोड़ देंगे। लेकिन वो बहुत आसान है। 10 और 11 नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम 9 तक इसमें बात करते हैं। इसके बाद 10, 11 को अगले में ओरली समझ अब ट्राई कीजिएगा तो बन भी जाएगा, और उसके बाद कुछ और वर्ड प्रॉब्लम है उसको देखेंगे, तब आपका एक्सरसाइज पूरा होगा। यानी 1 वीडियो और इसका चलेगा। तो ये आज का पार्ट 1 रहेगा इसके लिए, और पार्ट 2 में आपका 13.1 का पूरा करेंगे। तो अब यहाँ पर 7 में कह रहा है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। तो सबसे पहले तो आप सैंपल स्पेस निकाल लीजिए। तो 2 कॉइन का सैंपल स्पेस हमने हिंट कर दिया कि HH, HT, TH या TT होगा। यहाँ पर HH बाई मिस्टेक लिख दिया गया है, यहाँ पर आपका TT हो जाएगा। यानी 2 हेड, 1 हेड में 2 आ गए और नो हेड। इसके बाद का बाकी आपका इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन्स। तो टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन्स में ये 2 हो गए। इसके बाद 1 कॉइन शोज हेड। तो आप देख करके आराम से सैंपल स्पेस आपका क्लियर है। इसी में से जो जो कह रहा है आपको खोज करके थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए, और उसका EF निकाल करके आप फिर इंटरसेक्शन निकालिए। इंटरसेक्शन निकाल करके इंटरसेक्शन में F से डिवाइड कीजिएगा तो निकल जाएगा। सैंपल स्पेस का हमने हिंट कर दिया है। इसके बाद है अ डाई थ्रोन 3 टाइम्स। तो डाई को थ्रो करेंगे तो देखिए इसमें सैंपल स्पेस आप प्रीवियस रूल के अनुसार जानते हैं कि एक बार के डाई थ्रो में 6 आउटकम्स आते हैं। तो इसको 3 टाइम्स करेंगे तो 6 to the power 6, 6 to the power 3, यानी 6 is the 36, 36 6 is the 216, यानी टोटल आपके 216 आउटकम्स आएंगे। तो उतना लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है, चूँकि सैंपल स्पेस केवल E और F को समझने के लिए है, वो आपको हेल्प करेगा। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो बिना सैंपल स्पेस लिखे डायरेक्ट आप E और F आसानी से लिख सकते हैं क्वेश्चन पढ़ करके। तो इसका कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है, थोड़ा सा सब प्राइमरी स्तर पर समझने में हेल्प करेगा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल है कि अगर सैंपल स्पेस लिखेंगे तो 216 नंबर हम लिखते रह जाएंगे और कन्फ्यूजन होते रह जाएगा, हमारा उससे कोई विशेष फ़ायदा भी नहीं है। उसका अल्टरनेटिव वे हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें कह रहा है
कि 4 appears ऑन द थर्ड टॉस। तो देखिए आपको 3 बार करना था, डाई थ्रो करना था, इसमें एक बार दे दिया कि एक ड्रॉ में थर्ड टॉस में आपका 4 आएगा, वो फिक्स है। तो बाकी 2 ही में ना वेरिएशन होगा, तो एक वेरिएशन में 6 आउटकम्स होंगे, तो 2 वेरिएशन के लिए 6 × 6 यानी 36 होगा। तो हम करेंगे क्या, उसको लिख सकते हैं कि इक्वल्स टू 1 1 4 1 2 4, माने फर्स्ट को 1 रखिए और लास्ट को 4 रखिए। एक बार 1 से 6 तक पहले कर लीजिए, फिर फर्स्ट को 2 रखिए और लास्ट को 4 रखिए, जैसे 2 1 4 2 2 4 2 3 4 ऐसे करके 6 तक बना लीजिए। फिर उसके बाद 3 1 4 3 2 4 ऐसे ही बढ़ाते जाइए, फिर 4 के साथ 5 के साथ लास्ट वाला आपका आ जाएगा 6 6 4। तो टोटल 36 आउटकम्स हो जाएंगे इसमें ई के। और एफ में दिया हुआ है आपका कि कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड पर, फर्स्ट पर हमेशा 6 आना चाहिए, लास्ट पर हमेशा 5, सेकंड पर 5 आना चाहिए। तो थर्ड वाला कुछ भी हो सकता है 1 से 6 तक। तो 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 एंड 6 5 6। तो ये 6 आ गए आउटकम 6 के एफ के। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। इंटरसेक्शन में निकालिएगा तो अब क्या आएगा, केवल 6 वाले से हमको मतलब है। तो इसमें जो 6 वाला आएगा तो क्या आएगा, 6 1 6 6 1 4 6 2 4 6 3 4 6 4 4 6 5 4 और 6 6 4। तो ये 6 आएंगे 6 और ये 4 फिक्स करते हुए जब यहाँ 1 से देखेंगे तो आपका ये पूरा 6 आएगा। और उसमें हमको इसमें मिल रहा है क्या कि 6 5 4, मतलब लास्ट में 4 भी चाहिए, तो 6 5 4, तो वही एक कॉमन मिलेगा। एफ में आपका 6 है तो डायरेक्ट 1/6 हो जाएगा। ऐसे ही कह रहा है कि मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। तो ई में कह रहा है कि सन ऑन द वन एंड फादर इन द मिडिल। तो हमने सैंपल स्पेस दिखा दिया पहले, एम यहाँ पर मदर के लिए, ए फादर के लिए, ए सन के लिए। तो एम ए फेस हो गया, या माने जिसे एम को फिक्स रख लिए शुरू में, तो एफ एस हो सकता है, एस एफ हो सकता है, तो दुगो ही हुआ। फिर एफ को फिक्स रखे तो एम एस एस एम, फिर एस को फिक्स रखे तो एम एफ और एफ एम। ये 6 आउटकम्स हो गए। अब कह रहा है कि इसमें आपको रखना है कि सन ऑन द वन एंड। तो देखिए सन यहाँ पर एक एंड पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, माने या तो फर्स्ट में रहे नहीं तो लास्ट में रहे। तो ये 4 हो गए। इसके बाद है ये दूसरा एफ कह रहा है कि फादर इन द मिडिल, यानी एफ को मिडिल में रखिए। तो एम और एस में एक बार एम एस हो गया, एक बार एस एम हो गया। तो इस तरह से आ गया। अब दोनों का कॉमन निकाल लीजिए, इस 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा। इसके बाद के क्वेश्चन भी जो हैं आप 10 11 को आराम से प्रयास कीजिए बनाने के लिए, बहुत सिंपल है, बन जाएगा। और उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसका ओरली हिंट कर देंगे थोड़ा सा, नहीं तो 12th से ऑनवर्ड्स देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, इस एक्सरसाइज के 13.1 के सेकंड पार्ट के साथ। उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो आप चैनल को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप नए हैं तो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।